ओके। आत्मवंदन फ्रेंड्स, सभी को ये आत्म दीपो भव वर्कशॉप में आप सबको स्वागत है। तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को और ग्रैंड मास्टर प्रबोध मास्टर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनको मेरा आभार प्रकट करती हूँ। आज का शीर्षक है वाक क्षेत्र। ये पुस्तक पत्री जी की रचना है। तो इस वाक क्षेत्र के पुस्तक के बारे में आज हम समझेंगे और ये जानेंगे कि ये इसे हमें क्यों जानना है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो वाक क्षेत्र पुस्तक जानने से पहले एक महावाक्य जो सबको सुपरिचित है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मैं उस ब्रह्मांड का अंश हूँ और ब्रह्मा का अंश हूँ जो मेरे अंदर भीतर है। जब हम अपने भीतर एक विश्वमय शक्तियों का सम्मेलन देखते हैं, तो उस क्षेत्र को हमें कैसे शुद्धि करना है और कैसे हम अपने आप को जानना है, क्योंकि हमारा जो एनलाइटमेंट है दुख राहित्य स्थिति से ही होता है। अगर दुख राहित्य स्थिति के लिए हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तो हमें दुख से हम दूर कैसे होंगे? तो इसके लिए पत्री जी ने ये रचना की, जिसमें उन्होंने 3 क्षेत्र, त्रिक्षेत्र के बारे में बताया है। वो त्रिक्षेत्र 3 3 दुनिया, मतलब 3 दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिसे त्रय आत्मा कहते हैं। तो पहला क्षेत्र है भावना क्षेत्र, जो जहाँ से हमारे विचार या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और दूसरा है वाक क्षेत्र, और हमारा तीसरा क्षेत्र है चेष्टा क्षेत्र। तो जैसे नाम से पता चलता है कि भावना क्षेत्र में हमारे आलोचनाएं आती है, विचार आती रहती है। हम लोग जब सुबह से शाम तक हम उसी दुनिया में रहते हैं, कई कई विचार आते रहते हैं। जैसे जैसे हम अ, बातचीत करते हैं या कुछ आनंदित होते हैं उस दिन में, उस प्रकार के विचार, या किसे देखकर अच्छा लगता है उस प्रकार के विचार, हम उस दुनिया में खो जाते हैं। वो अपनी अलग ही दुनिया होती है, वहाँ विचार आते ही रहते हैं। तो ये विचार सही या गलत, इनका कुछ ये मायने नहीं रहता है इस दुनिया में। भावना क्षेत्र में हमारी कोई भी विचार का तुलना नहीं होती है। उस दुनिया में आप जो भी कर रहे हो, आप इच्छा पूर्वक कर रहे हो। वहाँ आपको सही गलत का तुलना करने वाला कोई भी नहीं है। मतलब अगर आप समझिए, आपके विचारों भावना क्षेत्र में, कि समझे कि अ, हम अभी बैंक लूटना है या किसी की हत्या करना है, या कुछ बनना है, एक दिन के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऐसे कुछ भी आप सृजनात्मक रूप से क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी दुनिया है। तो यहाँ पे अगर हत्या करने वाली भावनाएं के बारे में बात करेंगे, तो ये कई लोगों के लिए गलत होगा, कई लोगों के लिए सही होगा, मगर हमें यहाँ तुलना नहीं करनी है। वो आपके विचार हैं। तो यहाँ पे अ, कोई इस दुनिया में कोई कोर्ट कचहरी या पुलिस, ऐसा कोई नहीं आएगा। जब हमारा शरीर भी यहाँ से छोड़कर हम जाएंगे, तो उस दुनिया में भी जाने के बाद ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि पूछेगा कि आपने ऐसा ऐसे विचार क्यों आपने देखे थे, ऐसे विचार आपने क्यों बनाए, ऐसा पूछने वाला कोई नहीं रहता है।
तो यहाँ पत्री जी बताते हैं कि आपकी दुनिया में आपके भावनाओं को आप इच्छा पूर्वक पूरे स्वतंत्रता से आप उस विचारों में रह सकते हैं। मगर जहाँ विचार नहीं आना चाहिए, वहाँ आपको जागरूकता से रहना है, और जहाँ विचार हम इतना अच्छा सोच सकते हैं, तो वहाँ पे फ्री विल है। तो ये भावनाओं के बारे में यहाँ क्यों बताया गया है? क्योंकि मेरी भावना क्षेत्र मेरी दुनिया है, और मेरी दुनिया में मैं ही राजा हूँ। अगर दूसरों की दुनिया में वो अपने दुनिया में वो राजा है, तो हम लोग को ये नहीं कह सकते हैं कि अरे मैंने उनके बारे में तो अच्छा सोचा है, मगर वो मेरे बारे में क्यों बुरा सोच रहे हैं? ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी दुनिया है और ये मेरी दुनिया है। जब हम इसका अंतर और ये सच पता चलता है कि हमारे दुनिया में हम राजा हैं, तो हम कुछ भी विचार कर सकते हैं। हम दूसरों के विचार हमारे ऊपर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, प्रभाव पड़ना भी सही नहीं है। उनके विचार उनके हैं, हमारे विचार हमारे हैं। जब ये सच पता चलता है, तब हम वो दुःख से दूर हो सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि किसी ने कुछ ऐसे उनके विचार ऐसे पता चलता है, तो कई सालों तक उसी में ही हम लोग रह जाते हैं। वहाँ से हमारा पुरोगति नहीं होता है, वहीं पे हम लोग रह जाते हैं। तो इससे दूर होने के लिए ये भावना क्षेत्र को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को समझेंगे, अपनी दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाएँगे। जब हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाएँगे, तभी हम दूसरों की दुनिया या विश्वमय को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण योगी और सहस्रार वाले महापुरुष जो भी धरती पर जन्म लिए थे, उन्होंने एक ही बात बताया, आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को जानिए। तो इसलिए भावना क्षेत्र के बारे में हमें समझना चाहिए। दूसरा होता है वाक क्षेत्र, जिसको हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम चेष्टा क्षेत्र में समझेंगे कि चेष्टा क्षेत्र मतलब क्या है। चेष्टा मतलब क्रिया या कुरु, इसका अन्य नाम है, या कर्मा। मतलब जो हम लोग करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जिस क्षेत्र में करते हैं, उसे क्रिया क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्रिया क्षेत्र में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अ, जीवन शैली में जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना खाना, सोना, पानी पीना इत्यादि, ये सब जो कार्य है, ये कुरुक्षेत्र के दुनिया में है। उसे चेष्टा क्षेत्र में चेष्टा क्षेत्र के कार्य या चेष्टा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली क्रियाएं बताए गए हैं। और और भी शरीर से, ये शरीर से जो हम कार्य करते हैं, जैसे नौकरी करना, या बच्चे पैदा करना, या शादी करना, या कुछ सुख भोग, ये इसकी आशा करना, ये सब जो भी है, मतलब ये जो काम है, ये सब भी चेष्टा क्षेत्र के ही दुनिया में संबंधित है। तो फिर हम ये चेष्टा क्षेत्र को क्यों समझना है? इसे इसलिए समझना है क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं। मतलब जब हम अपने पिताजी उनके समय से भी अगर देखेंगे, तो एक ही नौकरी नहीं है, भिन्न-भिन्न नौकरियाँ हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, तो किसी को पुलिस बनना है। तो भिन्न-भिन्न नौकरियों से भिन्न-भिन्न लोगों का उनका गुण समझने को मिलता है कि अगर ये पुलिस है तो इनका गुण ऐसा है, तो ये अगर डॉक्टर है तो इनका। तो वहाँ पे भी हमको ऐसा समझने को देखने को मिलता है कि ये ऐसा क्यों है? मतलब ये इनके गुण ऐसा क्यों है? ये मेरे जैसा क्यों नहीं है? तो वहाँ पे यहाँ पत्री जी बताते हैं कि
जब मानव शरीर बनाया गया है, तब पहली बार जिसने शरीर का धारण किया था, उसके गुण और जिनके शरीर लाइक 50 जन्म या 100 जन्म या 500 जन्म लेने के बाद उनके गुण में बहुत ही अंतर है। तो इस गुण का अंतर जो देखने को मिला है, उसके हिसाब से ये गुणों की विभाजित किया गया है। कि जैसे समझिए कि जिन्होंने अभी पहली बार शरीर धारण किया है और 50 जन्म, इन बीच में जो भी है, उनका गुण है तमोगुण। और 50 के ऊपर के व्यक्तियों का रजोगुण, और उसके ऊपर सत्वगुण, और उसके ऊपर है निर्गुण। तो तमोगुण के लोग कैसे होते हैं, उनके व्यक्तियां उनके वो कैसे होते हैं? तो तमोगुण मतलब कि समझिए कि अ, आप ही उसको नो समझ सकते हैं कि तमोगुण वाले कैसे होते हैं। कि जैसे माँ पहली बार एक बच्चे को प्लान कर रही है, तो उनका स्थिति कैसा होता है? कुछ भी पता नहीं चलता है, मतलब दिशाहीन होता है। सब कुछ नया-नया, डरा-डरा हुआ लगता है। तो तमोगुण वाले भी वैसे ही होते हैं, वो व्यक्तियाँ कि उनको एक डर सा होता है, दिशाहीन होते हैं, सच का पता नहीं होता है और वो अंधकार में रहते हैं। अपने जीवन में वो वहीं पे मस्त होते हैं, उसके भीतर ही रहते हैं, उसके और अ, उसके अ, उसके और मतलब उसके बाहर जाके कुछ नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ आपका तमोगुण। जो रजोगुण रजोगुण होते हैं, वो व्यक्तियाँ कैसे होते हैं? रजोगुण व्यक्तियाँ कभी भी अपनी प्रतिभा को किसी अच्छे पद पर, ऊँचे पद पर देखने के लिए या कुछ राजनीति में अपने आप को देखने में रुचि रखते हैं या अपने ऊँचे पद, मतलब उनका हमेशा उनकी एक ही रुचि होती है कि कीर्ति, प्रतिभा को ऊँचे दर्जे में देखने वाले को रजोगुण कहते हैं और वो हमेशा अपने जीवन में इसी के बारे में सोचते हैं जो लाइक राजनीति में जो है, वो पूरे अगर एक एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं, तो वो पूरे रजोगुण के हैं। तो अभी तीसरा गुण है सत्व गुण। इसमें क्या होता है, जो ये ऐसे व्यक्ति जो जिनमें ये गुण है, तो वो व्यक्ति हमेशा भजन, संगीत सीखना और उस वो संगीत से आने वाली आनंद, उसी के बारे में अपना जीवन निर्भर होता है कि हाँ, मुझे ये संगीत सुनने को मिला या भजन सुनना है मैंने और कैसे मैं इस गाने से इतना आनंदित होता हूँ या लिखने में, फाइन आर्ट्स में जो भी है, तो उनको सतोगुण। और जो निर्गुण है, वो निर्गुण वाले व्यक्ति हमेशा ध्यान सिखाना, ध्यान करना, ध्यान की ही बातें करने वाले निर्गुण स्वभाव वाले होते हैं। तो इतने गुण क्यों हैं? क्योंकि ये सच हमको समझना है कि एक गुण दूसरे गुण के समान नहीं होता है। एक गुण दूसरे गुण के ओर चल सकता है, मगर एक गुण दूसरे गुण के समान नहीं होता है। अगर ये सच हम समझेंगे, तो हम लोग दिन भर ये शिकायतें करते हैं कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये शिकायतें क्यों आती हैं? क्योंकि हमें ये सच नहीं समझ में आता है कि इनका गुण कैसे मेरे गुण के समान है। क्योंकि वो कितने जन्म लेकर आए हैं उनको पता है, या मतलब वो कितने जन्म से हैं और उनका स्थिति क्या है, उस हिसाब से उनका गुण है। तो हम यहाँ पे जज नहीं करेंगे कि ये गलत है या ये सही है।
उनके गुण के हिसाब से वो सही है और हमारे गुण के हिसाब से हम सही हैं। और हमारे प्रयास ये होगी कि हमें समझिए हम रजोगुण में हैं, तो हम ये सच जानने के बाद हमें किस ओर जाना है, एक दिशा मिलती है कि ये हम रजोगुण में हैं, तो मेरा नेक्स्ट गुण क्या होगा? निर्गुण, या सीधे उससे आगे जो भी है उस गुण के लिए मैं और फिर 500 जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सच हमको जानने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं? हम समझेंगे कि 2 चीज़ होती है। एक, हम जज करना बंद कर देते हैं कि दूसरों को जज नहीं करना है, क्योंकि उनका गुण अलग है, मेरा गुण अलग है। और दूसरा कि हमें कौन-से दिशा में जाना है, ये एक पता चलता है। इसलिए पत्री जी ने यहाँ पे बताया कि आपको चेष्टा क्षेत्र में अपने-अपने गुण के बारे में समझने से आप भीतर झाँक कर देखेंगे और कभी भी किसी को कंप्लेंट्स या जजमेंट नहीं करेंगे। अभी अ, हम लोग तीसरी क्षेत्र में की ओर बढ़ेंगे, जो है वाक क्षेत्र। और ये पुस्तक का शीर्षक भी उसी के ऊपर रखा गया है, वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है? क्योंकि दूसरी भावना क्षेत्र में वहाँ कोई भी नहीं रहता है। मतलब आप एक ही हो और कार्य क्षेत्र में भी आप एक ही हो। मगर यहाँ पे आपसे आने वाली जो भी बातें हैं या कुछ भी दूसरों पर उनका प्रभाव होता है। वाक् क्षेत्र में जो हमारे जैसे नाम बताया गया है, वाक मतलब शब्द। प्रति शब्द को एक ध्वनि होती है और ध्वनि में क्या होता है? एक शक्ति होता है। तो उस शक्ति से हम अपने मुँह से जो भी हम बातें करते हैं, वो वाक क्षेत्र में की दुनिया में वही रहता है, वही उत्पन्न होते हैं। मतलब बातें या हमारे शब्द जो हमारे मुँह से निकलते हैं। तो वाक क्षेत्र को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मास्टर्स, क्योंकि वाक क्षेत्र हमारा इतना शुद्धि और इतना एनर्जेटिक बनेगा, तो उसके आप कैसे उसको अ, लेकर आ सकते हैं, मतलब कैसे अपने जीवन शैली में उसका अच्छी तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो जानने के लिए वह क्षेत्र इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब अभी इतिहास में देखेंगे, जिन-जिन महापुरुषों की वाक क्षेत्र की एनर्जी या वाक क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग एनर्जी पर शक्ति बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पे इस इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि अ, जो वाक है, हम हमेशा सोचते हैं कि मैं संकल्प कुछ लगाती हूँ तो यूनिवर्स सुनता है, तो मैं जो बात करती हूँ तो यूनिवर्स सुनता है। तो कैसे सुनता है यूनिवर्स? हमारे शब्द हम यहाँ से बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक उनको कैसे सुनाई देता है? कैसे हमारे संकल्प पूर्ण होते हैं? तो यहाँ आपको ये समझने को मिलता है, जो भी शब्द हम निकालते हैं मुँह से, वो शब्द को एक 2 होते हैं एक शब्द एक ध्वनि है। ध्वनि मतलब ध्वनि तरंगे के रूप में जाता है, तो तरंग इज़ फ्रीक्वेंसी और हर फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा एनर्जी है, उतना ज़्यादा जाता है। जब तक एनर्जी है, वहाँ तक। मतलब आप समझिए आपके पास एक बॉल है, आपने दीवार को ज़ोर से मारा, तो आप जितने ज़्यादा एनर्जी से मारेंगे, वो बॉल उतना दूर जाएगा। अगर बॉल का वज़न ज़्यादा है और आपने ज़ोर से मारा, फिर भी आपको कितना जा रहा है, वो आपके एनर्जी के ऊपर रहता है। मतलब एनर्जी जितना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा दूर जाएगा। हमारे शब्दों में वो एनर्जी, वो ऊर्जा जितना ज़्यादा है, उतना दूर हमारे शब्द के तरंगे जा सकते हैं।
मतलब हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे, जो भी संकल्प आएंगे, वो कैसे जा रहे हैं विश्व यूनिवर्स में। मतलब एक एक शब्द जो भी हम मुंह से निकाल रहे हैं, वो अपने चक्रों पर प्रभाव कर रहे हैं। और उसी तरह वो चक्र ही नहीं, अपने जो अन्य शरीर हैं, जैसे अभी जो नए आए हैं वो अगले क्लासेस में सुन सकते हैं वो शरीर क्या है उनके बारे में। मगर यहाँ हम ओनली अभी इसका थोड़ा सीमित कर देते हैं कि जो और शरीर है, लाइक प्राणमय कोश, विश्वमय कोश, ये पूरे शरीर में एक एक शब्द ध्वनि के तरंगों के रूप में जाते रहता है। और फाइनली वो ऑरा में जाके वहां से यूनिवर्स को पहुंचता है। तो जब हमारा एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, तो हम यूनिवर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये एनर्जी स्ट्रांग कैसे बनाते हैं? जैसे हमने बताया कि चक्र है, तो 7 चक्रास में ये चक्र कौन सा है, कहाँ से हम लोग इसका एनर्जी बढ़ा सकते हैं? ये ये कौन सा चक्र है? ये विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र मतलब, चक्र मतलब शक्ति की केंद्रित शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र जहाँ से शक्ति केंद्र में से शक्ति को उत्पन्न होती है। अगर वहां पे कुछ अशुद्धि है, तो हमारा उतना नहीं जा सकता है, मतलब बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। तो हमें वो विशुद्ध चक्र को इतना ज्यादा हम लोग एनर्जेटिक बनाएंगे, तो हमारा जो शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे वो एक मंत्र जैसा बन जाता है। आप कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों का एग्जाम्पल, मिसाल देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गांधी जी हैं। गांधी जी अ, विशुद्धि चक्र के मास्टर है। मतलब उनका विशुद्धि चक्र बहुत ही पावरफुल है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब वो कुछ बातें करते हैं, कई करोड़ों लोगों के दिल को छू लेता है, और वो उनकी बातें मानने लगते हैं, क्योंकि उनकी बातों में एक दिशा मिलती है, और उस दिशा को हम लोग फॉलो करते हैं। और देखिए कई सिंगर्स होते हैं, उनका विशुद्धि चक्र इतना स्ट्रांग होता है कि उनके गाने सबको सुनते ही बहुत आनंदित हम लोग फील होते हैं। तो यहाँ और एक भी बात है, कभी कभी इतना आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होने पर भी कभी जैसे हिटलर जैसे लोग उसका दुरुपयोग किया है। तो आपको ये जागरूकता में रहना कि आपको इसको कैसे उपयोग करना है, ये हम लोग सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। मगर जैसे जैसे शक्ति वहां बढ़ती है, आपके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो एक मिसाल बन जाते हैं, मतलब एक अद्भुत बन जाते हैं। आपके बातों से, जैसे बोलते हैं ना कई लोग कि आपके बातों में जादू है, आप एक जादूगर हैं, आप बातों से हमारे दिल को छू जाते हैं। तो ये सच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम बातों से जादू कर सकते हैं। हम हमारा वो हमारा ये सीखने को इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे करते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें ये जाना जरूरी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के वाक्य हैं, तो उसमें से हमारा कौन सा वाक्य है, और हमें कैसे उसे शुद्धि करना है। जब हम ये समझते हैं तब हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे होते हैं? प्रेरणा पूर्वक वाक्य, मतलब प्रेरणा पूर्वक वाक जिनका जो व्यक्तियों का वाक प्रेरणा पूर्वक होता है, तो वो व्यक्तियों को उस प्रेरणा पूर्वक वाक जब हम सुनते हैं, तो जो भी सुनते हैं वो अपने जिंदगी का दिशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके वाक्य में क्या होता है, एक दिशा देने वाली बातें होती हैं। और हमारा जीवन का लक्ष्य जो होता है,
वो देखने को मिलता है। जीवन में एक स्पष्टता दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए विवेकानंद जी, उनके वाक्य प्रेरणा पूर्वक वाक्य होते हैं। वो वाक्य सुनते ही हमको कैसे हम लोग जब पढ़ते हैं वो वाक्य, तो हमें तुरंत लगता है कि हाँ, ये तो सही है, हमें भी यही करना है, मतलब ये करेक्ट है। इसे हम अ, दिशा बन बना दिशा बनाते हैं। तो ऐसे होते हैं प्रेरणा पूर्वक वाक्य। जैसे इससे पहले भी बताया था गांधी जी, जो प्रेरणा पूर्वक बातें ही करते हैं। तो जिनकी विशुद्धि चक्र में जो ऊर्जा होती है और उससे जो प्रेरणा पूर्वक बातें होती हैं, उनसे ऐसे प्रभावित होते हैं। दूसरे होते हैं अ, नियंत्रित वाक्य। नियंत्रित मतलब जब हम बात करते हैं, जागरूकता से बात करते हैं, मतलब सोच विचार करके ही बातें बात करते हैं। ऐसे कुछ आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे बात नहीं करते हैं। अगर आवश्यकता है, तो वह बात करते हैं, वरना हम लोग वो लोग बात नहीं करते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि ऐसे लोगों से ये जो बातें करते हैं और ये बहुत ही जीवन में बहुत ही अच्छे निर्णय लेते हैं, क्योंकि जब बातें करते हैं तो सोच विचार के करते हैं, सभी चीजें जागरूकता में करते हैं। तो वहाँ आपको दो चीजें होते हैं कि इनका जो भी निर्णय होता है वो सही होता है। जब भी हम उनसे बात करते हैं या आ, वहाँ पे एक कन्वर्सेशन होता है, तो हमको दो चीजें तो मिलती है कि ये जो है बहुत ही डिसिप्लिन और जागरूकता में रहते हैं। दूसरे, इनसे बात करने से एक भय तो नहीं होता है कि हमें इनसे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ये इतना जागरूकता से बात करते हैं कि वहां आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दुख हमें दुख पहुंचाएंगे। तो हमारे वाक्य भी जागरूकता के आधार पे होना चाहिए। इससे इससे बेनिफिट होता है कि हम हमेशा एक बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ सूझबूझ से अच्छे विचारों वाले बात ही करते हैं। और तीसरा वाक्य ये है कि कल्पित वाक्य। कल्पित मतलब जो स्वार्थ, जो वाक्य में आपको देखने को मिलता है, वो जो स्वार्थ दिखता है या कुछ ऐसा झूठ झूठ भी दिखता है। तो ऐसे वाले व्यक्तियों से जो जिनके शब्दों में ये सब दिखते हैं, तो ये इसे वो हम ये कहते हैं कि कल्पित वाक्य। और दूसरी और द नेक्स्ट इज यांत्रिक वाक्य। यांत्रिक मतलब इनका जीवन शैली एक यंत्र के बराबर है। मतलब ये सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, एक यांत्रिक जीवन जो बिताते हैं। तो उनके बातें कैसे होते हैं, इमोशंस इमोशंस ज्यादा होते हैं, और वो काम में भी अपने आप के ही बारे में बातें करते रहते हैं। वो अपने और केंद्रित वाले बातें ही आपको उनसे सुनने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमको वहां पे कुछ ये नहीं है, जो वो बोलते हैं उनका ही वहां चलता है। तो ऐसे होते हैं। दूसरे, प्रभाव प्रभाव पूर्वक वाक्य। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये इनका कुछ आधार नहीं होता है बातें करने। जब ये बात करना शुरू करते हैं, इनको कुछ आधार नहीं रहता है। जो सु, कहीं पे किसी ने बात किया, वो सुन के ये अपना मुद्दा बताते हैं। तो ऐसे प्रभावित होते हैं, और इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे वाले प्रभाव पूर्वक होते हैं। और दूसरे हैं अपवाद। मतलब जो अपवाद वाक्य है, मतलब ये जब ऐसे व्यक्तियां जो बातें करते हैं, तो उनके मुंह से हमेशा दो ही सुनने को मिलता है कि ये किसी को जज करते होंगे या किसी को कंप्लेंट, शिकायतें ही आती रहती है इनके मुंह से। तो ऐसे वाले हैं ये अपवाद। तो ऐसे जो जो जिनके वाक्य है, हमको ये स्पष्टता मिलती है कि
ये डिफरेंट डिफरेंट वाक्य है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा हमारा है और हमारे बातों में ये क्या सब आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग और एक भी वाक्य है दुष्ट वाक्य, मतलब एक जो हमेशा किसी ना किसी को बुराई करते रहते हैं। तो हम लोग ये 7 वाक्य जो है इसमें ये हमेशा जानना चाहिए कि हम एक ही वाक्य नहीं बोल सकते हैं, मिक्स रहता है हमेशा। क्योंकि कभी हम लोग जज करते हैं, कभी बुराई भी करते हैं, कभी कंप्लेंट्स करते हैं, दिन में कितने सारे कंप्लेंट करते हैं, कभी जज करते हैं और किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो हमारे वक्त इतना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में जा रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको शुद्धि करना है। तो शुद्धि कैसे करेंगे, इसका एक प्रक्रिया क्या है कि कैसे हम अपने वाक को शुद्धि करेंगे, सो कि हमारा विशुद्धि चक्र का सही उपयोग हो और हमारे शब्द जब हम संकल्प लगाते हैं वो सफलतापूर्वक हासिल होना चाहिए। इसलिए हमारे वाक को शुद्धि की बहुत ही जरूरत है। तो जो हमारे वाक को कैसे शुद्धि करते हैं, पहले तो जागरूकता में रहना है, जागरूकता से ही बात करना है और जहाँ आवश्यकता है तो तभी हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। और तीसरा है, हर बार जब बोलेंगे तो हमारे बातों में क्या आना चाहिए, सच। सच आना चाहिए, सत्य सत्य ही रहना चाहिए और न्यायपूरित और धर्म धर्म की और धर्म प्रेरित और आनंदमय, मतलब हमेशा सीरियसली नहीं रहना चाहिए। कि हम लोग प्यार से मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दूसरों को सुनने के लिए। और दूसरे भी हमसे प्रेरित होकर वो भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारे बातों में सच, न्याय और एक आनंद पूर्वक बातें होना चाहिए। सही बातें ही करना चाहिए, बुरी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। खुद को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए इस बातों से। तो यहाँ पे जैसे पत्री जी बताते हैं कि हम लोग जो थॉट्स या भावना या कुछ ऐसे थॉट्स लगाते हैं, तो हमारे थॉट्स कैसे होना चाहिए, मिराकुलस थॉट्स। हमारे वाणी जो भी है मिराकुलस वाणी होनी चाहिए। कि अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो वो सच 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 बन जाता है। तो उसकी और हमारी वाणी इतना प्योर और इतना क्लियर और इतना ये बनाने से ही हम हमारा ये वाणी क्षेत्र हमारा शुद्धि और बहुत ही मजबूत बनता है। तो ये तीनों क्षेत्र जो है, ये तीनों क्षेत्र एक के ऊपर एक आधारित है। मतलब अभी हमारे वाक क्षेत्र बहुत ही शुद्ध बन गया है, तो हमारा जो भावना क्षेत्र है, वहाँ पे भी सही भावनाएँ आएँगी। जब सही भावनाएँ आएँगी, तो हमारे कार्य कैसे होंगे? अच्छे कार्य, निर्गुण कार्य या सत्व गुण कार्य होंगे। तो हमारे जीवन में एक दिशा मिलती है और हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारे गुण क्या हैं, हमारे वाक्य कैसी है, हमारी भावनाएँ कैसी हैं। ये जब हम जानते हैं, तो हम हमारी ज़िंदगी को बहुत ही सुखमय और आनंदित करते हैं। और जब हम आनंदित करते हैं, तो ब्रह्मानंद स्थिति की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मानंद स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारा वाक क्षेत्र बहुत ही मजबूत बनाना है। इसलिए ये बुक रचना की है कि ये पढ़ने के लिए तो छोटी बुक है, मगर यहाँ पे ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ये अपने आपो दीपो भवा का एक सही मिसाल है कि आपका दीपक आप ही उज्जवल कीजिए। ये कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को समझेंगे। तो ये था हमारा वाक क्षेत्र का
सारांश और वाक क्षेत्र में हम सब आज से, अभी से हमारी जो जो भी गुण है उसको वहाँ भी अच्छा रिफाइन करेंगे, वहाँ भी शुद्धि करेंगे, वाक में भी शुद्धि लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा दिशा हमें अभी पता है, मगर अब भी हम लोग जागरूकता में नहीं है। जब हम जागरूकता से रहेंगे, तो और भी निर्गुण रूप बन जाएँगे। तो थैंक यू मास्टर्स। अ, मेरे सौभाग्य है कि मैं आज ये इस बुक के ऊपर चर्चा कर पाई हूँ। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है थैंक तो यू सो मच बताइए। माधवी मैम, इतना अच्छा आपने बताया। और सच में अब हम ये बिल्कुल जागरूक रह के अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मास्टर्स, आप लोग को मैम से कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी तेजल मैम। आत्मवंदन एंड मेरा फेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया है। आज तक ऐसा होता था कि कोई जब बोल के जाता था तो हम बहुत हर्ट होते थे कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने क्यों बोला। बट अभी आपके सेशन से ये समझ आ गई है कि उनके पीछे उनका जो एक तो टाइप्स ऑफ सोल है वो एक हो जाता है, और वो कौन सा वाक क्षेत्र मीन्स जैसे आपने बताया कि कैसे कैसे अलग टाइप के हैं, तो वो क्षेत्र, हाँ इंसान मैं भी अपने में चेंज ला सकती हूँ और सामने वाला भी ला सकता है। तो रियली लाइक दिस सेशन, मैं आपका वापस मैं सुनूंगी एंड वापस एक दो बार सुन के, और आई विल फॉरवर्ड टू अदर्स आल्सो कि भाई ये हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच for explaining today. थैंक यू मैम। थैंक यू तेजल मैम। मास्टर्स, और कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयरिंग, प्लीज हैंड रेज। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। यस मैम। मैम आपने अभी जो जो बोला वो अभी बहुत ही अच्छा लगा। आपको 1 घंटे का जो सेशन था, मुझको पूछना था कि जैसे आपने इसके प्रकार बताए, वाक शुद्धि के क्या क्या टाइप्स होते हैं इसमें, तो मुझको पूछना था कि मैं जानता तो हूँ ज्यादातर कि इसके क्या प्रकार होते हैं, इसको कैसे हमको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन जब मेरे में आता है कि दूसरों को जैसे मोटिवेट करना है कि इसके ध्यान के बारे में बताना है, साधना के बारे में, तो फिर मैं वो जो सामने वाला होता है तो मैं उसको मतलब बता नहीं पाता हूँ उसके, मतलब एक डर रहता है मन में कि मैं उसके सामने बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा कैसे। तो फिर वो जो डर है, तो वो डर कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो एक अच्छी बात यह है कि आपको डर है, ये ये पैटर्न आपको पता चल गया कि डर है। तो पहले आप दूसरों को बाद में बताइए। पहले आप अपने जो अंदर ये जो है भय, डर, उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप निडर से बात करते हैं, तो आप दूसरे वाला आपको सुनता है। आप ही अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप में जो डर है, वो डर को निकालिए। डर क्यों आ रहा है? किस वजह से आ रहा है? उसका एनालिसिस कीजिए कि पैटर्न्स आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके जीवन में डर क्यों आ रहा है? किस वजह से आ रहा है? क्या ज़रूरी है मुझे डर से जीने के लिए? मुझे जीवन में और को मोटिवेट करना है तो
मैं कितना स्ट्रांग हूँ वो हमको पहले एनालिसिस करना चाहिए। जब हम लोग निडर बन के हम लोग जब बात करते हैं तब दूसरा ऑटोमेटिक सुनता है, कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। पहले हमारे अंदर दुख और डर ये दोनों को निकालना है। जब हम ये दोनों निकालेंगे, मतलब ये दोनों क्यों आ रहे हैं? हम किसी वजह से इनसिक्योर हैं। वो इनसिक्योरिटी क्या है? वो आपको पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए ये बुक बहुत ही एप्ट है क्योंकि ये बुक यही बताता है आप आप खुद को जानो। बुद्ध भी यही कहते हैं, नो योरसेल्फ। जब आप नो योरसेल्फ, व्हेन यू नो योरसेल्फ, ओनली देन यू कैन मोटिवेट और चेंज अदर्स। मैम मुझको जैसे पूछना था कि जैसे मुझको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, सही से बोल नहीं पाता है। तो फिर क्या इस बुक से पढ़ने से और जो ये ध्यान करने से बेनिफिट होगा? ज़रूर होता है क्योंकि मैंने बताया ना कि ये स्टैमरिंग प्रॉब्लम्स, थायराइड इश्यूज, ये सब विशुद्धि चक्र के ब्लॉक से समझ बोलते हैं कि अगर हमारा एनर्जी पॉइंट्स अगर स्ट्रांग है तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आपका स्टैमरिंग प्रॉब्लम है तो आप क्यों आपका स्टैमरिंग प्रॉब्लम है? एक वजह है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो बातें नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेसिंग जो है बहुत फास्ट चलता है और जो बातें करते हैं वो स्लो होता है। तो जब आप बात करते हैं, आप ढूँढते रहते हैं वो अक्षरों को और नहीं मिलता है, यहाँ पे ये तालमेल नहीं होता है, तब आप अटक जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आप धीरे से बात कीजिए, बहुत ही धीरे से बात कीजिए, स्टैमरिंग नहीं आएगा। जब ये कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ये स्टैमरिंग चला जाएगा और आपके वाक में ना आप कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। मतलब एक्सप्रेसिव रहना चाहिए। मतलब अभी समझिए आपके पास एक फूल आपने देखा, तो आप फूल की प्रशंसा कीजिए, आपके इमोशंस को बाहर लाइए। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। नहीं तो दूसरों को, जैसे वाइफ एंड हस्बैंड है, हस्बैंड हमेशा वाइफ को मतलब कई जस्ट 10% बोल रहे हैं, सभी को नहीं बोल रहे हैं। 10% क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वाइफ का वॉइस ना दब जाता है। तो वो ऐसे ऐसे कार्य नहीं, क्यों दब जा रहा है? डरते हैं कि अगर मैं बोलूँगी तो ये रिश्ते में कुछ दरार रहता है, ये डर रहता है। आप जब निडर होकर बात करते हैं, तब आप एक्सप्रेसिव होते हैं और दूसरा और भी जो भी है, वो सुनते हैं आपको। जो भी प्रॉब्लम्स है, थायराइड रिलेटेड या विशुद्धि चक्र के रिलेटेड, वहाँ एनर्जी पॉइंट्स आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तो उनके उस रिलेटेड वर्क्स सभी भी पूरे हो जाएँगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संस्कृति मैम और क्वेश्चंस है क्या? क्या कंक्लूड करें? मैम अभी तो हाँ, थैंक यू सो मच मैम। इतने अच्छे से आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हैं, हम लोगों को भी इतने अच्छे से आंसर मिल जा रहे हैं। मैम अभी तो कोई थैंक नहीं है, तो हम लोग मास्टर सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू माधवी मैम, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद मास्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए।